संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी ही देर में आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री संसद में आर्थिक सर्वेक्षण को वह सबसे थोड़ी ही देर में पेश करेंगी। संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी वित्त मंत्री। अब से थोड़ी देर पहले आपने सुना राष्ट्रपति का अभिभाषण और अब बारी है आर्थिक सर्वेक्षण को पेश करने की। कल पेश होगा आम बजट और आज एक दिन पहले वित्त मंत्री पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण, यानी कि बीते वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी रही उसका पूरा लेखा जोखा इस आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किया जाएगा और साथ ही आने वाले वित्त वर्ष के लिए सुझाव क्या हैं, आने वाले वित्त वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था की चुनौतियां क्या हैं और उनके समाधान क्या हैं, यह सब कुछ इस आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए संसद के सामने रखा जाएगा। वित्त मंत्री अब से थोड़ी ही देर में आर्थिक सर्वेक्षण को पेश करने जा रही हैं। रविंद्र मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। रविंद्र, बजट से पहले आज का दिन अहम आर्थिक सर्वेक्षण। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। के लिहाज से जो बस सबसे थोड़ी ही देर में पेश किया जाना है। बिल्कुल, निर्मला सीतारमण लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी और जाहिर सी बात है बजट कैसा होगा, ये लोगों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, यहाँ के निर्यात आयात पर क्या असर पड़ने वाला है या फिर घरेलू सकल उत्पाद पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, घरेलू जो गृहिणी है उनको कितना फायदेमंद होगा, युवाओं को क्या मिलेगा, बेरोजगार जो युवा हैं उनको रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध होंगे। कहीं ना कहीं देश के आर्थिक हालात जो आगे आने वाले समय में कैसा रहेगा ये आर्थिक सर्वेक्षण बताता है। तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा निर्मला सीतारमण का जो पेश करेंगी। पहले राज्यसभा में, लोकसभा में, फिर उसके बाद राज्यसभा में उसको रखा जाएगा और उसके बाद जो अधिकारी हैं, ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट भी होने वाला है, तो माना जा रहा है कि चुनावी बजट भी हो सकता है, क्योंकि हर तबके और हर वर्ग को खुश करने की चुनौती जो है वो इसी बजट के जरिए पूरे करने की कोशिश होगी। बिल्कुल, देखिए 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगले साल लोकसभा है। ये पूर्ण बजट और फिर अगले साल एक जो टेम्पोररी बजट बोलते हैं वो होगा। तो कहीं ना कहीं ये 50-50% होगा जो हमें जानकारी मिल रही है। ये इसमें आधी आपको फैसिलिटी मिलेगी और पूर्ण फैसिलिटी अगर उम्मीद है तो अगले साल के जो बजट होगा 1 फरवरी का 2024 का, उसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी मिडिल क्लास को काफ़ी राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। किसानों को राहत मिलेगी, किसानों को और फायदेमंद बनाया जा सकता है, उनको और सहूलियतें दी जाएगी। उद्योगों को जो स्मॉल इंडस्ट्री है, एमएसएमई है, उनको और फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो अगला एक साल का जो चाहे विधानसभा चुनाव होने वाले हों या लोकसभा चुनाव है, इन दोनों का अगर आकलन करें तो 50% 50% आपको इसमें रियायत मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी, फायदा होगा लोगों को, और 50% जो पिटारा बोलते हैं वो अगले साल 1 फरवरी 2024 को खोला जाएगा वित्त मंत्री द्वारा। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो अनुमान है वो भी भारत के लिए एक अच्छा संकेत बता रहा है। आईएमएफ कह रहा है कि दुनिया भले ही वैश्विक मंदी की चपेट में जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन भारत जो है वो 6% से ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, देखिए दुनिया में अगर जीडीपी 3 कुछ परसेंट का बता रहा है, भारत का 6, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो चाइना कहीं ना कहीं जो एक ग्रोथ कर रहा था उससे कई गुना आगे बढ़ रहा है भारत। हालांकि चाइना के मामले में भारत का वॉल्यूम कम होता है, अमेरिका के मामले में कम होता है। अमेरिका में अगर 2% भी अगर जीडीपी ग्रोथ हो रहा है तो हमसे कई गुना होता है, लेकिन हमारा अगर 6.3%, 4% या 6% हो रहा है तो भारत के लिए बहुत एक अच्छा एक तस्वीर पेश कर सकता है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि कोरोना ने काफी महामारी फैलाया, न सिर्फ लोगों की जान ली बल्कि आर्थिक स्थिति भी डावाडोल करके रख दिया पूरे विश्व का। वैसे हालात में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको इकोनॉमी को संभाल कर रखा है तो एक बड़ी बात होगी विश्व के लिए भी और देश के लिए भी, और इसीलिए आईएमएफ इसको क्रेडिट दे रहा है। और बीते 3 वर्षों में अगर देखें रविंद्र, तो दुनिया और भारत बड़ी चुनौतियों का सामना करके बाहर आए हैं। 2020-21 में कोरोना महामारी, फिर 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध, यानी कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बीते 3 वर्ष बहुत मुश्किल साबित हुए। ऐसे में भी भारत इससे उबरने में काफी हद तक कामयाब रहा।
के क्या हालात रहे हैं, पाकिस्तान के लिए क्या हालात हो गए हैं, अगर आसपास ही देखा जाए। चीन के लिए भी देखने में आ रहा है कि वहाँ भी काफ़ी मंदी फैला हुआ है, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर डावाडोल की स्थिति पड़ गई। जो उनका वर्ल्ड वाइड जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे थे उसमें कई देश, जाम्बिया जैसे देश बर्बाद हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस पूरे वैश्विक विश्लेषण करें और यूक्रेन युद्ध का करें तो भारत काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और मैं बता दूं कि जब पहले एक बार ऑफ द रिकॉर्ड चाहे बड़े मंत्रियों से बात हुई थी, उन लोगों ने यही कहा था कि चाहे अमेरिका चाहे यूरोप कुछ भी कहे, हम रशिया से अगर तेल ले रहे हैं और सस्ते में ले रहे हैं, अपने स्टोर को मजबूत कर रहे हैं, तो इसका असर कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी को स्टेबल करने में पड़ेगा। अगर हम महंगा खरीदेंगे गल्फ से या अरब कंट्री से तो इसका असर पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, पूरे विश्व को नकारते हुए, अमेरिका और यूरोप को नकारते हुए जिस तरह से भारत ने रशिया से तेल का आयात किया और वो भी रुपी और रूबल में किया है, इससे कहीं ना कहीं इस जो 6.6% IMF जो प्रेडिक्ट कर रहा है, ये उसी का कहीं ना कहीं असर है। अगर हम महंगा खरीदते तो इतना दिखाई नहीं देता और हमारे जो आर्थिक स्थिति है कुछ हद तक स्टेबल है या मजबूत है। इसका कारण भी यही हो सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लिए गए फैसले, और जैसा कि राष्ट्रपति ने अभिभाषण में कहा है कि ये फैसले लेने वाली सरकार है, तुरंत फैसले लेती है, दूरगामी फैसले लेती है। उसका एक जीता जागता नमूना है। यूक्रेन युद्ध में रशिया के खिलाफ पूरा विश्व था, लेकिन रशिया से हमने आयात किया है तेल को। बिल्कुल, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने लोगों के हित को देखकर फैसले ले रहा है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था आज इस स्थिति में पहुंच पाई है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और बजट सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जरा यह सुनिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।